नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं आज का हमारा खास कार्यक्रम क्लीन चिट। आखिर किसको क्लीन चिट मिली है, क्यों क्लीन चिट मिली है और ऐसे कितने नेता हैं जिनको क्लीन चिट मिल गई है या फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। या तो वो एनडीए के साथी घटक दल हो गए हैं या फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, या तो उनके मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है या फिर उनको क्लीन चिट मिल गई है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम पद की छठी बार शपथ लेने के 2 दिन बाद अजित पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्री कर दिया है। 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने इन संपत्तियों को जब्त किया था। इसमें अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार का नाम भी संपत्तियों में शामिल था। ट्रिब्यूनल ने संपत्तियां मुक्त करने का आदेश सुनाते हुए कहा, जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। बेनामी लेन देन होने की बात स्पष्ट नहीं हो रही है। यानी इन बातों का जिक्र उन्होंने अपनी दलील देने के दौरान किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों बातों का जिक्र किया है उन्होंने। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रिब्यूनल अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुका था, लेकिन 5 नवंबर 2024 को आईटी डिपार्टमेंट ने फिर से याचिका लगाकर पुनर्विचार की अपील की थी। कोर्ट ने आईटी की पुनर्विचार वाली अपील भी खारिज कर दी है। आईटी डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत मुंबई में अजित पवार और उनके कारोबारियों के घर और ऑफिस की तलाशी ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी संपत्तियां सीधे अजित पवार के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी। अब मैं आपको वो कुछ संपत्तियां अजित पवार की बता देता हूं जो आईटी ने सीज की थी। सबसे पहले 400 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू की जरंगदेश्वर शुगर फैक्ट्री, साउथ दिल्ली में स्थित 20 करोड़ रुपए का एक फ्लैट, पार्थ पवार का निर्मल ऑफिस, इनकी कीमत 25 करोड़ रुपए थी। गोवा में 250 करोड़ रुपए का निलय रिसॉर्ट, पुणे और मुंबई समेत महाराष्ट्र की 27 अलग अलग जगहों की जमीन, ये सब जो थी इन सब को रिलीज कर दिया है। ऐसे मौके पर जब उन्होंने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली, ये सिर्फ 2 दिन हुए हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार को इनकम टैक्स से क्लीन चिट मिलने को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा से हाथ मिलाइए, सब साफ हो जाता है। अजित पवार भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ हुए हैं। अजित पवार ने गुरुवार को ही महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि जिस अजित पवार पर सिंचाई घोटाले में आरोप था, उन्हें 1000 करोड़ के घोटाले में क्लीन चिट मिल गई। नवाब मलिक को क्लीन चिट मिल गई। भाजपा के साथ में जाते ही सब आरोप खत्म हो गए, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। इस देश में क्या हो रहा है? उन्होंने आगे कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान संसद में नोटों की गड्डी मिलने का भी जिक्र किया। राउत ने कहा कि 50,000 का एक बंडल मिल गया, उस पर संसद में हंगामा हो रहा है, लेकिन अडानी पर बात नहीं हो रही है। इसके अलावा संजय राउत ने आगे क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। चिट तो मिलनी ही है ना। प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजित दादा पवार को मिली, अब नवाब मलिक को मिलेंगी। बात ऐसी है कि 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनकी जब्त हो गई थी। आंकड़ा सुन लीजिए, 1000 करोड़। प्रफुल्ल भाई पटेल, उनकी लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की थी। प्रफुल्ल भाई के ऊपर आरोप क्या था कि उनका दाऊद इब्राहिम से लिंक है और वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है दोनों में, इकबाल मिर्ची, और उससे वो प्रॉपर्टी खरीदे। हम बोलते थे गलत है, ये आरोप गलत है। अजित पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया।
1000 करोड़। दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए, उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी। अजीत दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ मोदी जी के उपस्थिति में। पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि मैं भाजपा के साथ कब गया था, करीब 1.5 साल हो गए हैं। हमेशा आरोपों को आसानी से स्वीकार कर लेना जरूरी नहीं है, हर किसी को अपील करने का अधिकार है। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। मैं भाजपा के साथ कब गया हूँ बोलना। 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल क्या हुआ? कुछ भी, अगर उन्होंने जो भी एलिगेशन किया वो सच्ची, उसमें सच मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक को अपील करने का अधिकार है और उन्होंने डिसीजन दिया है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि अजित दादा पवार के पास कितनी कुल नेटवर्थ है। देखिए, अगर जिक्र किया जाए उनकी टोटल नेटवर्थ का, तो बैंक अकाउंट्स में करोड़ों का डिपॉजिट है। अजित पवार के पास और उनके परिवार के पास कुल कैश 14,12,000 रुपए है। तमाम बैंकों के अकाउंट्स में 6,81,00,000 रुपए से ज्यादा जमा हैं। अजित पवार का बैंक डिपॉजिट 3 करोड़ रुपए है। सुनेत्रा पवार के खाते में भी इतनी ही रकम जमा है। इसके अलावा एनएसएस पोस्टल सेविंग खाते में 1,52,00,000 रुपए का डिपॉजिट है। ना तो अजित पवार और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य के पास एलआईसी या कोई और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। चलिए अब आपको बताते हैं, बीजेपी पर लगातार वॉशिंग मशीन होने का आरोप लगता है। विपक्ष बीजेपी को दाग धुलने वाली मशीन बताती है। अब मैं आपको कुछ नेताओं के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से नेता हैं जो बीजेपी के साथ आ गए या बीजेपी में शामिल हो गए। सबसे पहला नाम आता है बेल्लारी के रेड्डी। बंधुओं का हजारों करोड़ के खनन घोटाले का आरोप इन पर लगा हुआ है, ये उनके साथ चले गए। इसके साथ शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका नाम व्यापन घोटाले में था। व्यापन घोटाले में आज तक कोई भी हल नहीं निकला है। रमेश पोखरियाल निशंक, ये उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में वो रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में घोटाले का आरोप उन पर लगा। सीबीआई के पास मामला अभी चल रहा है। मोहित कंबोज अगला नाम। मोहित कंबोज, बैंक से 67 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला इन पर दर्ज है, लेकिन यह मामला अभी चल रहा है। मुकुल रॉय नारदा और शारदा घोटाले में आरोपी, सीबीआई के पास से पूरा मामला चल रहा है। ये बीजेपी नेता हैं, ये बीजेपी के पास चले गए, लेकिन इसमें कोई भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद अगला नाम आता है शुभेंदु अधिकारी का, भारतीय जनता पार्टी। शुभेंदु अधिकारी, चलिए आपको बताते हैं। इनके बाद आते हैं हेमंत विश्व शर्मा, ये बीजेपी नेता हैं। गुवाहाटी में जल आपूर्ति घोटाले में ये आरोपी हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी से पहले उनके खिलाफ श्वेत पत्र निकाला गया था। अगला नाम आता है, उनकी पत्नी की कंपनी के ऊपर पीपीई किट आपूर्ति घोटाले का आरोप है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है नारायण राणे का। नारायण राणे, हेमंत विश्व शर्मा के बाद अगला नाम आता है नारायण राणे का। सीबीआई और ईडी कई मामले इन पर दर्ज हैं। उसके बाद अगला नाम आता है मिथुन चक्रवर्ती, फिल्म अभिनेता हैं। हाल ही में उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती पर भी शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप है। पूरा मामला सीबीआई के पास है, लेकिन बीजेपी नेता हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगला नाम आता है सोवन चटर्जी का। ये भी शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं, लेकिन बीजेपी के नेता हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
सीबीआई के पास ये मामला अभी चल रहा है। अगला नाम है वाईएस चौधरी का। वाईएस चौधरी बीजेपी नेता हैं। बैंक धोखाधड़ी का मामला ईडी ने इन्हें आरोपी बनाया है, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद कोई भी प्रगति अभी उस मामले में नहीं हुई है। मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। उसके बाद अगला नाम आता है सीएम रमेश का। 100 करोड़ रुपए की आयकर जांच का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं। ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। अगला नाम आता है हसन मुशर्रफ का। हसन मुशर्रफ जो है, ईडी हसन मुशर्रफ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले और कोल्हापुर स्थित चीनी मिल सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। यह फैक्ट्री मुशर्रफ का परिवार चलाता है। उनके एनसीपी से अलग होने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगला नाम आता है प्रफुल्ल पटेल का। प्रफुल्ल पटेल इकबाल मिर्ची की संपत्ति की जांच में इनकी संपत्ति कुर्की के आदेश हैं। सीजे हाउस में 15वीं मंजिल के आवास सहित 4 मंजिलों को ईडी ने अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था। 29 मार्च 2024 को सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें राज्यसभा से जुड़े 2017 के एक मामले को बंद कर दिया गया। कथित अनियमितताओं को लेकर सांसद प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल 2016 में ईडी ने महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। उनके एनसीपी से अलग होने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। छगन भुजबल, उनके रिश्तेदार और कंपनियों के खिलाफ बेनामी संपत्ति की कार्यवाही भी बंद हो गई है। अगला नाम आता है अशोक चौहान का। अशोक चौहान, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का आरोप उन पर लगा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी, अगला नाम वाईएस जगन मोहन रेड्डी का आता है। उनके खिलाफ सीबीआई ईडी के मुकदमे अभी तक सीबीआई और ईडी के मुकदमे दर्ज हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगला नाम आता है वी विजय साई रेड्डी का। वाईएसआरसीपी से हैं। उनके खिलाफ सीबीआई ईडी के मुकदमे दर्ज हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, आप लोगों ने ये तो समझ ही लिया कि कितने नेताओं पर केस बंद हो गए, या फिर उन पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, या फिर मामले अभी सील पैक पड़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बंद हो गए हैं, या फिर वो लंबित हैं, जांच चल रही है, वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, ना ही कोई गिरफ्तारी हो रही है। क्योंकि या तो वो एनडीए के घटक दल हैं, या बीजेपी में शामिल हो गए हैं, या फिर बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिन नेताओं पर केस बंद हो गए, उन्होंने बीजेपी का दामन कब थामा था। देखिए, ये बीजेपी के नेता किसके साथ आए, ये हम आपको बताते हैं। अजित पवार का जिक्र कर लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला है, 2 दिन हुए हैं, और उनकी 1000 करोड़ की जो सील संपत्ति थी वो रिलीज कर दी गई है। इसीलिए विपक्ष अब मुखर होकर बोल रहा है, और इसीलिए न्यूज इंडिया आज इस पूरी खबर पर पड़ताल भी कर रहा है। अजित पवार का नाम सबसे पहले आता है। अजित पवार साल 2023 में एनसीपी से बीजेपी के पाले में चले गए, यानी कि उन्होंने एनसीपी को 2 भागों में बांट दिया और उन्होंने महायुति में शामिल होकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के साथ मिलकर वो सरकार में आ गए, उप मुख्यमंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली। उसके बाद अगला नाम आता है प्रफुल्ल पटेल का। प्रफुल्ल पटेल साल 2023 में एनसीपी से भाजपा के पाले में गए, और उन पर जितनी भी मुकदमे दर्ज हैं या फिर जो भी जांच चल रही है वो बंद कर दी गई है, या फिर उन पर कोई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है। अगला नाम आता है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का। 2015 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। उसके बाद उन पर जितने भी मामले हैं वो लंबित पड़े हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर उनकी पत्नी को लेकर के जो भी मुकदमे हैं वो अभी शांत। अगला नाम आता है संजय सेठ का। 2019 में सपा से बीजेपी में शामिल हुए संजय सेठ, उनके ऊपर भी जो मुकदमे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगला नाम आता है शुभेंदु अधिकारी। 2020 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, और शुभेंदु अधिकारी
के पास ऊपर जितने भी मुकदमे लगे थे उन तमाम मुकदमों में या तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है या फिर उन केसों में सीबीआई हो या ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। और ये कार्रवाई ना होने का कारण को लेकर के ही विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है, बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताता है। अगला नाम आता है छगन भुजबल का। 2023 में एनसीपी से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल हुए और उसके बाद छगन भुजबल के ऊपर जो बड़े घोटालों के आरोप थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष इसी बात को लेकर निशाना साधता है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था, जब अडानी वाले मामले को लेकर राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां तो 2000 करोड़ का मामला है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन विपक्ष के 150 करोड़ के घोटाले का अगर आरोप भी उन पर लगता है तो उन पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहां आज जो हम नाम आपको बता रहे हैं वो तमाम नाम या तो एनडीए सरकार से जुड़े हुए घटक दल के नेताओं के हैं या फिर बीजेपी में जो लोग दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उन नेताओं के नाम हैं, और ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अशोक चौहान 2024 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए और भाजपा में शामिल होते ही उन पर जितने भी आरोप थे वो तमाम आरोप धुल गए। हरियाणा से एक बड़ा नाम सामने आता नवीन जिंदल का। जिंदल को लेकर 2024 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। इसी को लेकर कांग्रेस इस बात का आरोप लगाती है कि जो नवीन जिंदल हैं वो कांग्रेस के नेता हैं और अब उनको बीजेपी अपना नेता बताती है। नवीन जिंदल पर कांग्रेस में रहते हुए कई बड़े आरोप लगे थे, कई 100 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे, उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन जैसे ही नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए उनको टिकट भी दिया गया, चुनावी मैदान में भी उतारा गया, उनके समर्थन में वोट भी मांगे गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नवीन जिंदल 2024 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद अगला नाम आता है गीता कोड़ा का। 2024 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई गीता कोड़ा, और इन पर भी जितने मामले थे सब खत्म हो गए या फिर सब बंद हो गए। दरअसल इस बात का जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं? इस बात का जिक्र करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी हालिया रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं। हालिया रिपोर्ट यह है कि अजित पवार को 1000 करोड़ रुपए की जो उनकी सील संपत्ति थी वो रिलीज कर दी गई। वो तब की गई है, ऐसे समय पर की गई, हालांकि ये जांच बहुत पहले से चल रही थी, मुकदमा पहले से चल रहा था, इसको लेकर के आईटी जो है वो अपना पहले से इसको लेकर के तैयार थी। लेकिन समय ऐसा है कि जब उन्होंने 6वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और अभी 2 ही दिन हुए हैं, इसी को लेकर के जो संजय राउत है उन्होंने निशाना साधा है कि बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचारियों, आरोपियों और घोटालेबाजों की वॉशिंग मशीन है। जो भी बीजेपी में जाता है उसके तमाम आरोप, तमाम घोटाले, तमाम भ्रष्टाचार के निशान धुल जाते हैं। और ये इसीलिए नहीं कह रहे क्योंकि विपक्ष के पास एक लंबा चौड़ा चिट्ठा है, और जो विपक्ष का चिट्ठा है वही आज हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया है। छगन भुजबल हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, नवीन जिंदल हो या कोई भी बड़ा नाम हो, ये तमाम वो नाम हैं जिन पर या तो भ्रष्टाचार या घोटाला के आरोप लगे हैं, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है या फिर उनको क्लीन चिट मिल गई है। तो फिलहाल के लिए क्लीन चिट में इतना ही।